Hello students, I hope you are all good at home. So today I am coming with a very important chapter of your class 10th, that is Footprints Without Feet, written by H.G. Wells. सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं H.G. वेल्स का कि वो कौन थे। H.G. वेल्स जो थे उनका पूरा नाम हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स था। इनका जो जन्म है वो 21 सितंबर 1866 में हुआ था और इनकी जो डेथ है वो 13 अगस्त 1946 में हुई थी। अक्सर इनको लोग H.G. वेल्स के नाम से ही जानते हैं और ये एक इंग्लिश ऑथर भी हैं। और हाँ, ये साइंस फिक्शन लिखने में जो थे ये बहुत ही ज़्यादा मशहूर थे। वेल्स और जूल्स वर्नर जो थे उनको साइंस फिक्शन का फादर भी कहा जाता था। H.G. वेल्स जो हैं वो मतलब एक सोशलिस्ट थे और पैसिफिस्ट थे। यानी देखिए, पैसिफिस्ट क्या होता है कि एक ऐसा इंसान जो पीस यानी शांति में बिलीव करता है। तो सोशलिस्ट भी थे और ये पैसिफिस्ट भी थे। और ये जो थे ये बहुत ही डेडिकेटेड ऑथर थे। साथ ही साथ जो इन्होंने काम है वो पॉलिटिकल और डेडिकेटेड के लिए देखिए, इन्होंने काम तो बहुत किया है, जैसे मतलब एजुकेशन के लिए इन्होंने बहुत काम किया है। फिर उसके बाद इन्होंने पॉलिटिकल काम किए हैं। अच्छा, फिर उसके बाद देखिए, इन्होंने इनकी कुछ मिडल पीरियड्स में जो थे वो इन्होंने कुछ नॉवेल्स भी लिखी थी। जैसे अब सबसे पहले मैं आप और वो बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक थी। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो इन्होंने एक मिडिल क्लास लाइफ है उसके ऊपर कुछ स्टोरी लिखी थी, जैसे उसका नाम था द हिस्ट्री ऑफ मिस्टर पॉली। तो मतलब इन्होंने बहुत अलग अलग काम किए हैं। तो अब मैं जैसे इनके लिए कहूँ तो ये एक प्रोलिफिक राइटर भी थे। तो प्रोलिफिक राइटर से आपको आप क्या समझते हो? ये बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव, मतलब यानी जो भी इन्होंने काम किए हैं उनसे जो है कुछ ना कुछ जो है इनको हासिल ही हुआ है, चाहे वो आप जैसे भी वे में ले लो। तो बाकी इन्होंने काम सोशल भी बहुत किए हैं और इन्होंने पॉलिटिकल भी काफ़ी ज़्यादा काम किए हैं। इनकी काफ़ी सारी नोवेल्स जो थी वो हिस्ट्री और सोशल कमेंट्री को लेके काफ़ी ज़्यादा थी। और इनका जो काम है साइंस फिक्शन को लेके वो ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इन्होंने अच्छा काम जो है वो सबसे ज़्यादा ये है, द टाइम मशीन जो है उसे कंसीडर किया जाता है कि जो उन्होंने साइंस फिक्शन में काम किया है वो बहुत ही ज़्यादा उम्दा काम किया था। अच्छा, अगर हम इनकी फैमिली के बारे में बात करें तो इनकी जो फैमिली थी वो एक मिडिल क्लास फैमिली थी और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ में जो है फाइनेंशियल जो क्राइसिस थे इनको इन्होंने बहुत से देखे हैं। उसके साथ साथ जो इन्होंने अपने फैमिली की जो प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए इन्होंने एक इस तरह की ऑक्यूपेशंस, मतलब इन्होंने इस तरह से मतलब एक व्यापारी के तौर पे भी काम किया है। तो आगे अब हम लेट्स प्रोसीड विद द चैप्टर। तो हम चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए, तो अब हम लेट्स रीड द चैप्टर। The two boys started in surprise at a fresh muddy imprints of a pair of bare feet. What was a barefooted man doing on the steps of a house in the middle of London? And where was the man? देखिए यहाँ पे क्या है कि हम बात करते हैं और उसके साथ साथ वर्ड मीनिंग्स की भी बात करेंगे। कहते हैं यहाँ पे दो लड़के थे, छोटे छोटे लड़के थे। उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा, पहले तो हम अपने टाइटल के बारे में बात करते हैं, फुट प्रिंट्स विदाउट फीट, यानी पैरों के निशान बिना पाँव के। तो अगर हम इसकी बात करें तो अब इसके बारे में ये जो कहानी है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी कहानी है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे दो लड़कों की बात की जाती है, तो वो बहुत ही सरप्राइज होते हैं। उन्होंने क्या देखा है? उन्होंने इम्प्रिंट्स देखे हैं। ठीक है, इम्प्रिंट्स यानी इम्प्रिंट्स का हम यहाँ पे मैं आपको मतलब बताती हूँ। इम्प्रिंट्स होते हैं इम्प्रेशन। तो उन्होंने नंगे पाँव के एक इम्प्रिंट्स देखे हैं। What was a barefooted man?
डूइंग ऑन द स्टेप्स ऑफ अ हाउस इन द मिडल ऑफ लंडन एंड वेयर वॉज द मैन। देखिए यहाँ पे वो देख रहे हैं कि मतलब उनके सामने क्या हो रहा है कि पाँव के निशान बन रहे हैं, लेकिन उनके सामने तो कोई भी ऐसा आदमी नहीं है कि जो उनके सामने चल रहा है और वो मड में उनके पाँव जो है वो मतलब इस तरह के वो जो निशान जो है सड़क पे मिडल ऑफ द लंडन जो है वो वहाँ पे रात का टाइम है और वहाँ पे पाँव के निशान बन रहे हैं अपने आप। तो बच्चे जो दो लड़के हैं वो बहुत देख के सरप्राइज़ होते हैं और वो उसको फॉलो कर रहे हैं। और इवन वो जो लड़के हैं वो ये भी एक दूसरे से पूछते हैं कि वो आदमी कहाँ है जिसके ये इतने पाँव के निशान जो है ये यहाँ पे बन रहे हैं। एज दे गेज्ड अ रिमार्केबल साइट मेट देयर आइज, अ फ्रेश फुटमार्क अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर। वो यहाँ पे ये चीज़ देखते हैं बच्चे बहुत ही ज़्यादा, गेज यानी लुक इंटेंडली, मतलब क्या है कि घूर से देखना, मतलब बड़ा घूर के देखना। कहता है वो इस साइट को, जो बच्चों ने उस साइट यानी उस दृश्य को देखा था, उसे देख के वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गए थे, क्योंकि वहाँ पे जो फ्रेश अभी फुटमार्क बना था, लेकिन वहाँ पे कोई आदमी उनको वहाँ पे दिखाई नहीं दिया। उनके सामने सामने एक फुटमार्क बन गया, लेकिन वहाँ पे कोई आदमी नहीं था। तो वो बोलते हैं कि नोवेयर यानी कहीं नहीं, नॉट इन नो प्लेस, एनीवेयर, कोई भी प्लेस नहीं। तो मतलब वो वहाँ पे उसको देख के वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो रहे हैं कि ये फुटप्रिंट जो है वो आया कहाँ से। Further footprints followed one after another, descending the steps and progressing down the street. देखिए कहता है कि वो लड़के जो थे वो फुटप्रिंट्स को फॉलो करना शुरू हो गए, एक के बाद एक। वो जो फुटप्रिंट्स है वो बने जा रहे थे और वो क्या देख रहे थे कि वो एक गली की तरफ, नीचे की तरफ वो मतलब स्टेप्स जो हैं वो नीचे की तरफ जा रहे हैं। द बॉयज़ गॉट फैसिनेटेड एंड फॉलोड। देखिए फैसिनेटेड का मतलब होता है यहाँ पे स्ट्रांगली अट्रैक्टेड एंड इंटरेस्टेड। ओके, उसके बाद देखिए द बॉयज़ गॉट फैसिनेटेड एंड फॉलोड, मतलब बच्चे, वो जो दो लड़के थे वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो रहे थे और उसका पीछा कर ही जा रहे थे। लेकिन हो क्या रहा था कि जो इम्प्रेशन थे वो मडी इम्प्रेशन यानी कीचड़ से बने हुए जो निशान थे वो धीरे धीरे फेंट हो रहे थे और एक टाइम पे जाके वो क्या हुआ, वो डिसअपेयर हो गए, यानी वो ख़त्म हो गए, गायब हो गए। डिसअपेयर यानी गायब हो जाना, यानी ख़त्म हो जाना। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ। The bewildered boys had been following a scientist who has just discovered how to make the human body transparent. अब देखिए ये जो सब कुछ था ये उन बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा एक मिस्ट्री थी, यानी मिस्ट्री समथिंग दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड और एक्सप्लेन। ओके, तो उन बच्चों के लिए तो ये एक मिस्ट्री थी और उन्हें ये चीज़ समझ नहीं आ रही थी कि कैसे और क्यों हो रहा है। वो उनको मतलब इस तरह से वो बच्चे हैरान हैं और उस हैरानगी के मतलब हैरान हुए जा रहे हैं और वो उस फुटप्रिंट के फॉलो करते जा रहे हैं और वो बच्चे इतने हैरान हैं कि ये हो कैसे रहा है। तो देखो ऑथर यहाँ पे कह रहे हैं कि कैसे जो वो विविलेट का मतलब होता है पजल्ड एंड कंफ्यूज्ड। वो जो दो लड़के थे जो इतने कंफ्यूज हो गए थे और पजल्ड हो गए थे, तो वो असल में था क्या कि वो एक साइंटिस्ट का पीछा कर रहे थे और वो साइंटिस्ट ने क्या किया था, एक ह्यूमन बॉडी मतलब एक ड्रग बनाया था जिससे उसकी बॉडी जो थी वो ट्रांसपेरेंट हो चुकी थी। ग्रिफिन द साइंटिस्ट had carried out experiment after experiment to prove that the human body could become invisible. तो यहाँ पे ग्रिफिन, उस साइंटिस्ट का नाम था ग्रिफिन, और वो काफ़ी एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट करे जा रहा था। वो ये प्रूव करना चाहता था कि ह्यूमन बॉडी को हम इनविजिबल यानी गायब कर सकते हैं। उसकी जो मतलब वो किसी को दिखाई नहीं देगा लेकिन वो असल में तो होगा। आगे वही जो साइंटिस्ट था उन बच्चों को दिखाई दिया था और वो बच्चे जो थे वो इतने ज़्यादा डर गए थे या उनको बोल सकते हैं कि वो बच्चे बहुत हैरान हो गए थे। वो साइंटिस्ट ग्रिफिन ही था जो ये प्रूव करना चाहता था कि एक ह्यूमन बॉडी को मतलब किसी भी ड्रग से हम जो है इनविजिबल कर सकते हैं। तो वो यही साइंटिस्ट था। नाउ finally he swallowed certain rare drugs and his body became as transparent as sheet of glass, though it also remained as solid as glass. देखिए अब क्या है, फाइनली उसने क्या किया, जब वो इस तरह की उसने डिस्कवर कर दिया वो रेयर ड्रग, तो उसने क्या किया, उसे निगल लिया उस ड्रग को और उसकी जो बॉडी थी वो ट्रांसपेरेंट हो गई एज अ शीट ऑफ ग्लास, मतलब एक
ग्लास, शीट ऑफ ग्लास की तरह वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गई। लेकिन क्या था कि जो मतलब उसकी जो बॉडी थी वो तो थी ही थी, लेकिन क्या हुआ था कि वो बस किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी फिजिकल अपीयरेंस जो थी वो अगर हमें टच करता है या हम उसे टच करते हैं तो हमें वो पता था कि वो यहाँ पे है, लेकिन हमें वो दिखाई नहीं दे रहा था। ब्रिलियंट साइंटिस्ट though he was, Griffin was rather a lawless person. His landlord disliked him and tried to eject him. In revenge, Griffin set fire to the house. To get away without being seen, he had to remove his clothes. जो ग्रिफिन था वो ब्रिलियंट साइंटिस्ट था। ब्रिलियंट यानी बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट साइंटिस्ट था। लेकिन ग्रिफिन जो था वो एक लॉलेस पर्सन भी था। लॉलेस पर्सन का मतलब होता है जो कानून को नहीं मानता, अ पर्सन हु डज नॉट ओबे लॉ। हिज लैंडलॉर्ड, मतलब जो उसका लैंडलॉर्ड था यानी उसका जो मकान मालिक था, वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता था, क्योंकि वो एक लॉलेस पर्सन था। तो वो उसे घर से फोर्सफुली उसे घर से बाहर निकालना चाहता था। इजेक्ट का मतलब होता है घर से बाहर निकालना फोर्सफुली। तो क्या हुआ कि उसी रिवेंज में, रिवेंज जो होता है उसे हम बदला कहते हैं, तो उसने बदला लेने के लिए क्या हुआ, तो आप नोट कर लीजिए रिवेंज का मीनिंग, टू गेट इवन विद समवन फॉर रॉन्ग डन बाय हिम। तो उसने बदला लेने के लिए क्या किया, अपने मकान मालिक के घर को आग लगा दी। जब उसने अपने मकान मालिक के घर को आग लगा दी तो हुआ क्या कि वो उसने मतलब उसे ये तो ऑब्वियस था कि जब उसने अपने मकान मालिक के घर को आग लगा दी थी तो उसे पता था कि जो मकान मालिक है वो उसको मगर पड़ जाएगा उसके कि तुमने मेरा घर जला दिया। तो इसीलिए उससे बचने के लिए उसने क्या किया कि इनविजिबल होने के लिए उसने अपने कपड़े जो थे वो उतार के फेंक दिए और वो बिल्कुल ही किसी को ना दिखे। तो उसने इस तरह का काम किया। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि अब जब उसने अपने घर को आग लगा दी तो अब वो एक होमलेस वॉन्डरर, यानी वॉन्डरर का मतलब होता है अ पर्सन हु रोम्स अराउंड, मतलब एमलेसली घूमना फिरना, मतलब उसके जिसके पास घर नहीं है वो बेघर जैसा होके वो घूम रहा था। तो बिना कपड़ों के, बिना पैसों के, मतलब एकदम क्वाइट इनविजिबल होके वो जो था वो घूम रहा था। तो उसी वक्त क्या हुआ कि उसने अपने पाँव जो थे वो मड में रख दिए, यानी मिट्टी में रख दिए। तो वो चलते वक्त अपने जो फुटप्रिंट्स थे वो छोड़ता जा रहा था, जिन्हें देखे वो लड़के जो थे वो काफ़ी कंफ्यूज हो गए थे। He escaped easily from the boys who followed the footprints in London, but his adventures were by no more over. तो देखिए यहाँ पे जो था वो ग्रिफिन जो था उन बच्चों से तो बच के निकल गया कि जब उसके जो लड़के उसके फुटप्रिंट्स को फॉलो कर रहे थे लंदन में, उनसे तो वो निकल के बच गया, लेकिन अभी जो उसके एडवेंचर्स थे वो अभी होना बाकी थे। और एडवेंचर्स जो होते हैं उन्हें हम मतलब बोलेंगे एन अनयूजुअल और एक्साइटिंग और डेयरिंग एक्सपीरियंस। ओके, तो यहाँ पे नो मीन का मतलब ले लो सर्टनली नॉट। ओके, तो अब यहाँ पे he had chosen a bad time of the year to wander about London without clothes. इट वॉज मिड विंटर। अब उसने अपने लिए एक बहुत ही बुरा टाइम चुना था उस साल का, क्योंकि वो मिड विंटर यानी ठंड थी उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा लंदन में, और बिना कपड़ों के घूम रहा था। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लॉथ। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स डिसाइडेड टू स्लिप into a big London store for warmth. अब देखिए अब हुआ क्या कि वो इतनी भयानक और इतनी मतलब अनटॉलरेटेड ठंड थी कि मतलब वो वहाँ पे उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। तो उसके पास तो कपड़े भी नहीं थे और अब वो क्या करे। अब उसने क्या किया कि उसने सोचा कि इन गलियों में चलने से बेहतर है कि उसने डिसाइड किया कि वो एक बिग लंदन स्टोर जो है उसमें मतलब थोड़ी गर्माहट के लिए वो उसमें जाएगा। Closing time arrived, and as soon as the door was shut, Griffin was able to himself the pleasure of clothing and feeding himself without regard to expense. अब देखो expense होता है खर्चा। तो यहाँ पे वो बोलता है कि जब दुकान बंद हुई तो जैसी दुकान बंद हुई ग्रिफिन जो था वो बहुत ही खुश हो गया। उसने मतलब वहाँ पे कपड़े भी पहने, खाना फीडिंग यानी खाना भी खुद को खिलाया, और उसे कोई खर्चे की तो टेंशन ही नहीं थी क्योंकि उस दुकान में तो कोई स्टाफ मेंबर था ही नहीं जो उससे पैसे लेता। He broke open boxes and wrappers and fitted himself out with warm cloths. अब देखिए उसने क्या किया,
वहाँ पे कुछ बॉक्स थे, उनको खोला, उसमें एंड रैपर्स, और मतलब जो पैक हुए होते हैं बॉक्सेस है उनको खोला, और उसमें से क्या किया कि जो गर्म कपड़े थे वो निकाले और खुद मतलब पहन लिए. सून विथ शूज़ एंड ओवरकोट एंड अ वाइट ब्रिम्ड हैट. और फिर उसने जल्दी ही शूज़ भी पहने, ओवरकोट भी पहना, ओवरकोट यानी एक लॉन्ग सा कोट पहना, और एक वाइट ब्रिम्ड हैट. वाइट ब्रिम्ड हैट का क्या मतलब होता है, मतलब चौड़े किनारे वाली टोपी, तो वो पहनी. ही बिकेम अ फुली ड्रेस्ड एंड विजिबल पर्सन. अब वो मतलब ठंड से बचने के लिए जो उसने वो तो पहने थे, कपड़े तो पहने थे, उससे क्या हुआ कि वो पूरा ड्रेस्ड, मतलब फुली ड्रेस्ड एक आदमी दिखने लगा, और पूरा वो मतलब एक आदमी की शेप में वो आ गया. इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफ़ी. उसी मतलब जिसमें वो था वहाँ पे ही रेस्टोरेंट में उसने उसको क्या, एक किचन थी जहाँ पे उसे कोल्ड मीट मिला और कॉफ़ी मिली. And he followed up the meal with sweets and wine taken from the grocery store. Finally, he settled down to sleep on a pile of quilts. तो जब उसने वहाँ पे कोल्ड मीट, कॉफ़ी, फिर उसने स्वीट्स पी ली, फिर वहाँ पे उसने वाइन भी ली उस ग्रॉसरी स्टोर से, फिर फाइनली वो जो था वो उसे थोड़ी नींद आने लगी, तो वो एक मतलब रजाइयों का ढेर था, उसके ऊपर जाके वो सो गया. अ पाइल ऑफ क्विल्ट्स जो होती है यानी रजाइयों का ढेर. If only Griffin has managed to wake up in good time, all might have been well. As it was, he did not wake up until the assistants were already arrived next morning. अब यहाँ पे राइटर कहते हैं उसने खाना खाया, पेट भर के खाना खाया, और वो काफ़ी थक भी गया था, तो वो सो गया. लेकिन वो दुकान खुलने से पहले ही अगर उठ जाता तो उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता और इतना ज़्यादा बखेड़ा खड़ा ही नहीं होता. तो यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे वो सोया हुआ था और वो उठा नहीं, दुकान में का जो जितने भी स्टाफ मेंबर्स थे वो वहाँ पे आ गए नेक्स्ट मॉर्निंग. तो हुआ क्या कि उसे जो था वहाँ पे स्टाफ मेंबर्स से सब ने देख लिया. तो अब हुआ क्या, व्हेन ही सॉ अ कपल ऑफ दैम अप्रोचिंग ही पैनिक्ड एंड बिगेन टू रन. जब उसने वहाँ पे देखा कि कुछ जो लोग हैं उस वहाँ के जो स्टाफ मेंबर्स हैं उसे अप्रोच कर रहे हैं, यानी उसका पीछा करने लगे हैं उसे देख के, तो वो थोड़ा घबरा गया, यानी पैनिक भी यानी घबरा गया, गॉट स्केयर्ड और नर्वस. ओके, तो वो भागने लगा. दे नेचुरली बिगेन टू चेज हिम. In the end, he was able to escape only by quickly taking off his newly found clothes. So once more, he found himself invisible but naked in the chill January air. तो एक बार फिर क्या हुआ कि उसने खुद को उनसे बचाने के लिए जो अपने कपड़े हैं वो जल्दी से उतार के फेंक दिए, और एक बार फिर से वो जो था अब उस चिलचिलाती हुई ठंड में, यानी जनवरी की ठंड में, वो इतनी ठंडी हवा जो चल रही थी उसमें वो फिर से इनविजिबल हो गया और वो उस ठंड में घूमता रहा. This time he decided to try the stock of a theatrical company in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulders. Shivering with cold, he hurried to Drury Lane, the center of the theatre world. इस बार उसने डिसाइड किया कि अब वो एक थिएट्रिकल कंपनी में जाएगा, और उसे इस बात की होप थी कि उसे वहाँ पे कुछ ना कुछ क्लॉथ्स वगैरह मिल जाएंगे, और जो उसके शोल्डर के ऊपर का एरिया है, मतलब अबव हिज शोल्डर का मतलब होता है सर, ये फेस वगैरह या आपका हेड वगैरह, उसे वो कवर करना चाहता था, उसे वो छुपाना चाहता था जो उसका एम्प्टी फेस था. तो इसी के चलते वो वहाँ पे चला गया. देखिए यहाँ पे स्टॉक का मतलब होता है प्रॉज यानी आर्टिफिशियल, जो मतलब जैसे नाक होती है आर्टिफिशियल मूछें होती हैं वहाँ पे, जैसे जो एक्टर्स यूज़ करते हैं, और थिएट्रिकल कंपनी यानी ड्रामा कंपनी. तो वो वहाँ पे उसको इस बार था कि वो वहाँ पे जाएगा और वहाँ पे जाके वो जो उसका एम्प्टी स्पेस थी उसे वो कवर करेगा. तो अब वो वहाँ पे पहुँचता है. शिवरिंग विथ कोल्ड बी हरीड टू ड्यूरी लेन, द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड. अब वो ड्रूरी लेन, यानी देखिए वहाँ पे ड्रूरी लेन जो है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा थिएटर्स होते हैं, और इसे सेंटर ऑफ थिएटर वर्ल्ड भी कहा जाता है. और वो ठंड से मतलब कांपता हुआ वो वहाँ पे जल्द से जल्द वहाँ पे पहुँचा. और अब देखते हैं क्या होता है. Soon he found a suitable shop. He made his way invisible upstairs and came out a little later, wearing bandages around his forehead, dark glasses, false nose, big bushy side whiskers, and a large hat.
तो उसे वहाँ पे एक शॉप मिल गई, सूटेबल शॉप मिल गई, वहाँ पे उसको जो प्रॉस चाहिए थे वो उसे वहाँ पे मिल गए। तो जब वो उस दुकान से बाहर आया तो उसने देखी कहा क्या पहना हुआ था, उसने बैंडेजेस पहनी थी जिससे उसने अपना फेस जो है वो बनाया हुआ था, अपने मतलब माथे की तरफ से उसे वो ऐसे मतलब लपेटा हुआ था उन बैंडेजेस को। डार्क ग्लासेस यानी उसने वो काफ़ी मतलब एक चश्मा पहना हुआ था। फिर उसने एक झूठी सी नाक यानी फॉल्स आर्टिफिशियल नाक लगाई थी और बड़ी बड़ी ऐसे अजीबो गरीब टाइप की वो मूछें जैसी लगाई हुई थी और एक हैट पहनी थी। टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन ही carelessly attacked the shopkeeper from behind, after which he robbed him ऑफ ऑल द मनी ही कुड फाइंड। अब देखिए वहाँ से निकलते हुए उसने क्या किया, मतलब वहाँ पे उसने एक शॉपकीपर को जो था वो बहुत ही ज़ोर से कैलेसली यानी ज़ोर से उसको क्या किया, मतलब उसके ऊपर उसके पीछे से उस पर अटैक कर दिया। तो जब उसे अटैक किया आफ्टर ही उसने क्या किया, उसके बाद उसकी जो जितनी भी मनी थी उसने वहाँ से उसे लूट ली और वो वहाँ से निकल गया। Eager to get away from crowded London, he took a train to the village of Iping, where he booked 2 rooms at a local inn. वहाँ पे क्या हुआ, मतलब उसे इतनी जल्दी थी कि वो उस लंदन से जो था वो भागना चाहता था, ताकि क्योंकि उसने काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पे क्राइम कर दिए थे और वो क्राइम से बचने के लिए उसे ये डर था कि कहीं उसे कोई पुलिस जो है वो पकड़ ना ले, तो इसीलिए वो वहाँ से भागना चाहता था। तो वहाँ पे लंदन के पास ही एक विलेज था जिसका नाम था आइपिंग। वहाँ पे उसने अपने लिए 2 रूम्स जो है एक बुक किए, यानी जैसे आप एक गेस्ट हाउस बोल लो, लोकल इन यानी वहाँ का कोई लोकल गेस्ट हाउस ही लगा लो। वहाँ पे उसने क्या किया, 2 रूम्स जो थे वो बुक किए। द अराइवल ऑफ अ स्ट्रेंजर एट एन इन इन विंटर वॉज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट। तो यहाँ पे देखिए द अराइवल ऑफ अ स्ट्रेंजर एट एन इन। देखिए अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि जो एक किसी भी स्ट्रेंजर का उस इन में आना इतनी ठंड में, तो वो ये बहुत ही ज़्यादा एक अजीब सा मतलब इत्तेफाक था। तो क्या हुआ कि जो स्ट्रेंजर का जो आना था और जो उसकी अपीयरेंस थी, जो उसकी मतलब जो उसने जिस तरह की उसकी जो फिज़िकल अपीयरेंस थी, उसे देख के लोग जो थे वो काफ़ी बातें कर रहे थे। सेट ऑल टंग्स वैगिंग का क्या मतलब होता है कि मतलब जब आपके बारे में कोई भी लोग अजीबोगरीब बातें बनाते हैं तो वो मतलब इस तरह के हम उसे बोल सकते हैं। तो मिसेस हॉल जो थी, जो लैंडलॉर्ड की वाइफ थी, उसने बहुत ही ज़्यादा एफर्ट लगाई कि वो उसके साथ बहुत ही ज़्यादा मतलब फ्रेंडली हो सके, बट ऐसा कुछ था नहीं। तो जो ग्रिफिन था उसका मन नहीं था, उसकी कोई भी इच्छा नहीं थी उससे बात करने की, इसलिए उसने उसको ये चीज़ बोल दी थी मिसेस हॉल को कि मेरा यहाँ पे आइपिंग में आना बस अकेले रहने का मेरा एक मोटिव है, इसलिए मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ। सॉलिट्यूड यानी अलोन, तो मैं यहाँ पे अकेले रहने आया हूँ, तो इसलिए मेरे वर्क में मुझे कोई भी डिस्टर्ब ना करे। तो इसके अलावा जो उसने अपने फेस के बारे में बताया कि एक मेरा एक्सीडेंट हुआ था जिससे मेरा जो फेस है वो बिल्कुल ख़राब हो चुका है। तो इस चीज़ को वो सेटिस्फाई करते हुए मिसेस हॉल जो हैं उसे मतलब एक बहुत ही ज़्यादा इसेंट्रिक यानी स्ट्रेंज साइंटिस्ट जो हैं वो मानती हैं। तो मतलब इस सब चीज़ों को भी देखते हुए क्या हुआ कि उसने जो ग्रिफिन था उसने उसको सारे पैसे जो 2 दिन के जो उसने 2 रूम जो लिए थे उसने उसे एडवांस में ही पे कर लिए थे। तो इसीलिए वो इस चीज़ के लिए बहुत खुश थी कि उसे इतने सारे पैसे जो हैं वो पहले ही मिल चुके हैं। तो मिसेस हॉल ने उसकी जो मतलब इस तरह की आदतें जो थी, उसकी हैबिट्स, जो उसका इरिटेबल टेम्पर था, मतलब इरिटेबल जो मतलब बहुत ही इरिटेट करने वाला जो उसका मतलब नेचर था, उसको इग्नोर करते हुए उसे मतलब रूम्स जो थे वो दे दिए। बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लॉस्ट लॉन्ग, मतलब लेकिन जो उसने मतलब वो चुराई हुई जो मनी थी वो कितनी ही देर रहती उसके पास। तो ग्रिफिन जो था उसके पास कैश नहीं था अब ज़्यादा और कि वो उनको कुछ दे सके। ही प्रिटेंडेड हाउएवर दैट ही वॉज एक्सपेक्टिंग अ चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट, इसलिए उसने वहाँ पे प्रिटेंड होता है दिखावा करना। तो उसने उनसे इस तरह से मतलब किया कि प्रिटेंड किया कि उस टाइम पे उसके पास पैसे नहीं हैं तो क्या वो उनको मतलब चेक दे सकता है। शॉर्टली आफ्टरवर्ड अ क्यूरियस एपिसोड अकर्ड, तो उसी के थोड़ी ही देर बाद क्या होता है कि एक बहुत ही अजीब सा जो एपिसोड है वो वहाँ पे
होता है। तो बहुत ही सुबह सुबह मॉर्निंग में क्या होता है कि जो क्लर्गी मैन और उसकी जो वाइफ हैं वो कुछ उनके स्टडी रूम से कुछ आवाज़ आती है, तो वो आवाज़ सुन के उड़ जाते हैं। तो जो मतलब क्लर्गी मैन है, क्लर्गी मैन क्या होता है, एक प्राइस्ट यानी क्रिश्चियंस में एक प्राइस्ट, जिसे आप फादर कह सकते हो या जिसे रिलीजियस लीडर बोल सकते हो, तो वो था। तो मतलब उसकी वाइफ जो है वो कुछ आवाज़ सुन के उड़ जाते हैं। क्रीपिंग डाउन स्टेयर दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी बीइंग टेकन अवे फ्रॉम द क्लेर्गीमैन्स डेस्क। तो क्लेर्गीमैन के जो डेस्क से क्या होता है कि थोड़ी सी मनी, चिंक ऑफ मनी जो होती है वो मतलब चिल्लर जिसे बोल सकते हो, तो वो जो है वहाँ से वो आवाज़ आती है वहाँ से, तो उसे कोई ले रहा होता है। विदाउट मेकिंग एनी नॉइस विद अ पोकर ग्रैब्स फर्मली इन हिज हैंड। तो मतलब बिना आवाज़ किए एक पोकर होती है स्टिक, तो वो पोकर जो है वो उसे मतलब लेके मतलब अपनी मुट्ठी में ग्रास्प होता है, मतलब मुट्ठी में वो स्टिक लेके वो फिमली उसके हाथ में थी। तो क्लर्गी मैन जो है वो जैसे ही ओपन करता है डोर तो वो बोलते हैं सरेंडर। लेकिन देन टू दिस अमेजमेंट ही रियलाइज दैट द रूम अपेयर टू बी एम्प्टी। जब वो वहाँ पे ये चीज़ देखता है कि पूरा रूम जो है वो उससे बहुत हैरान होता है कि पूरा रूम जो है वो तो खाली है। He and his wife looked under the desk, behind the curtains, even up the chimney. देखिए वो क्या करता है कि मतलब वो डेस्क के नीचे देखता है, कर्टन्स के पीछे देखता है, इवन वो चिमनी पे भी देखते हैं, लेकिन देयर वॉज नो साइन ऑफ एनीबॉडी, लेकिन वहाँ पे उनको कोई भी नहीं दिखाई देता है। येट द डेस्क हैड बीन ओपन एंड द हाउस कीपिंग मनी वॉज मिसिंग। जबकि अभी भी जो डेस्क का जो मतलब ड्रॉर था वो खुला हुआ था और जो हाउस कीपिंग जो मतलब उनके पैसे थे वो वहाँ से मिसिंग थे। एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर द क्लर्गी मैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। मतलब पूरा दिन जो क्लर्गी मैन था वो यही चीज़ कहता रहा कि ये बहुत ही असाधारण मतलब काम हुआ है यहाँ पे। तो देखिए हमने यहाँ पे इसे यहाँ तक आज ख़त्म करते हैं। बाकी का जो चैप्टर है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दे दूँगी। तो अभी हम यहाँ पे इसे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।